हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के पार्ट को। और हम चेक करेंगे आज कि किस तरीके से आप आइसोमर्स को ड्रॉ कर सकते हैं और कौन से टाइप्स के आइसोमर्स होते हैं, मतलब रिलेशंस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, मैं हूं आपका दोस्त और आपका टीचर शिवम गुप्ता। तो लेट मी स्टार्ट आइसोमेरिज्म। देखो, आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा। आइसो मीन्स होता है सेम और मर्स मीन्स होता है पार्ट्स, मतलब कि सेम पार्ट्स की ये डेफिनेशन है। सेम पार्ट्स किस तरीके से आप पहचान सकते हैं। देखो, आइसोमर्स की सिंपल डेफिनेशन होती है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, मतलब कि कोई भी आइसोमर्स होंगे उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। एटलीस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट दे डिफर इन एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी। ये किसी एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी में डिफरेंट होनी चाहिए। देखो, आपकी वो प्रॉपर्टी या तो फिजिकल हो सकती है या फिर केमिकल, मतलब कोई भी केमिकल या फिजिकल में से कोई भी एक प्रॉपर्टी में डिफरेंट है, देन दे आर आइसोमर्स टू ईच अदर। ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब हम एनेंशियोमर्स पढ़ते हैं, आपको सिंपली बता दूं, एनेंशियोमर्स पढ़ते हैं तो सब सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं सिवाय एक के। और वो क्या होती है कि रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। बस उसी तरह पहचान पाते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, जिसको हम यूज करते हैं। क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो दो टाइप्स के आइसोमर्स होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इसको। पहला होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसी को बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म या फिर 3D आइसोमेरिज्म। ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं जिसको हम देख के पहचान सकते हैं, जैसे कि अपनी आंखों से। स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिसको हम देख के पहचान नहीं सकते लेकिन मन की आंखों से पहचान सकते हैं, तो वो आपके स्टीरियो में जाएंगे। ये थोड़ा सा टफ होता है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें टफ की वजह से। अब इसको देखें, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है टोटल 6 पार्ट्स में। तो पहला होता है आपका चेन, दूसरा है पोजीशन, तीसरा है फंक्शनल, चौथा है रिंग चेन, पांचवा है मेटामेरिज्म और छठा है आपका टॉटोमेरिज्म। थोड़ा थोड़ा इनकी बात में डेफिनेशन सीख लेते हैं। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं भाई। चेन आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें कि आपकी चेन डिफरेंट होती है, जैसे कि ब्यूटेन 4 कार्बन की चेन है और उसके बाद हम आइसोब्यूटेन बना दे, मतलब 3 कार्बन की चेन होगी और एक उस पर क्या होगी, ब्रांच होगी। क्लियर है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। पोजिशनल आइसोमर्स की डेफिनेशन बता देता हूं। देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है या फिर कोई भी ब्रांच हो सकती है। क्लियर है। बट एक चीज ध्यान रखिए, लेकिन ऑन द सेम बेस कार्बन चेन, मतलब कार्बन चेन उस केस के लिए चेंज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एग्जांपल बता देता हूं छोटा सा। जैसे ये दे रखा है आपको, एक चीज दे रखी है यहाँ पर, चार्ज दे देता हूं, यहाँ पर OH लगा रखा है और दूसरे में यहाँ पर आपने क्या किया, पहले वाले पर OH लगा रखा है। तो यहाँ पर मुझे पता है फर्स्ट पर है, यहाँ पर OH सेकंड पर है, तो पोजीशन चेंज हुई है, दे आर पोजीशनल आइसोमर्स। पर लेकिन नंबर ऑफ कार्बन चेन बेटा कितने की है, 4 की ही है दोनों में, तो कार्बन चेन इसमें चेंज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है। तो चलो ध्यान रखें इस चीज का। और अगर एक और इसमें एग्जांपल ले लो तो एक ये ले लीजिए आप, यहाँ पर OH। अब देखो यहाँ पर चेन कितने की हो गई है, 3 कार्बन की हो चुकी है चेन, तो ये 2 पर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये दोनों क्या कहेंगे, दे आर चेन आइसोमर, दे आर नॉट पोजीशन आइसोमर। हम दोनों एक साथ नहीं बोल सकते इसमें कि चेन भी होगा पोजीशन भी होगा, क्योंकि पोजीशन आइसोमर्स की डेफिनेशन में ये होता है ऑन द सेम बेस कार्बन चेन, मतलब कार्बन चेन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड है आपका फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें कि आपका फंक्शनल का नेचर ही चेंज होता है। जैसे कि कोई अल्कोहल है और उसका फंक्शनल आइसोमर क्या होगा, ईथर, मतलब कि सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप दिखने चाहिए। ठीक है। चौथा है रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स कैसे होते हैं आपके, एक ओपन चेन कंपाउंड होना चाहिए और एक कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड रिंग होनी चाहिए। ठीक है। फिफ्थ होता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म एक तरीके से पोजीशन जैसा ही दिखता है, बट होता क्या है कि आपका डिफर इन नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन द बेस कार्बन। तो इसको थोड़ा बाद में बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा आपको गड़बड़ खा रहा है। मेटामेरिज्म के पार्ट को थोड़ा सा बाद में क्लियर कर देंगे। डिफरेंट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन अ बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, तो वो बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हमें देखने पड़ेंगे, तो वो मैं इसको क्लियर कर दूंगा थोड़ा सा नेक्स्ट में। नेक्स्ट होता है टॉटोमेरिज्म। देखो, ड्रॉ करने के लिए मोस्टली हमें चेन, पोजीशन, फंक्शन और रिंग चेन ही चाहिए। ये दोनों ड्रॉ नहीं किए जाते। ये रिलेशन पूछा जा सकता है कि टॉटोमर्स बना दीजिए, या फिर इनमें रिलेशन है क्या ये मेटामर्स है, क्या ये पोजिशनल आइसोमर्स है, या फिर चेन आइसोमर्स है, उनमें रिलेशन हो सकता है। तो मेटामेरिज्म का पार्ट हम वहीं यूज करते हैं। क्लियर है। ये हुए आपके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, 6 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ध्यान रखना है।
दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट बेटा, ये 3D आइसोमेरिज्म के लिए ये दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, दो पार्ट्स में बेटा। पहला है इसमें कौन सा, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, ये पहला है इसमें कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है कन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो कन्फॉर्मर्स बनाते हैं वो कन्फॉर्मर्स पढ़े होंगे आपने। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है हमने, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। ज्योमेट्रिकल को हम सिस ट्रांस भी बोलते हैं, ध्यान रखें सिस ट्रांस नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं ज्योमेट्रिकल नहीं बोल सकते इसको। ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस सिर्फ नाम है, तो नाम के लिए इसको बोल सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये भी चेक करेंगे। देखो ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफर क्या होगा, स्ट्रक्चर, क्लियर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्लियर है। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा, स्टीरियो आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, सेम ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होना चाहिए। इसका मतलब जब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होगा तब जाके वो स्टीरियो कहलाएगा। और फिर क्या होना चाहिए, डिफर इन ओरिएंटेशन इन 3D, मतलब कोई ओरिएंटेशन उसका 3 डायमेंशन में क्या होना चाहिए, डिफरेंट हो जाना चाहिए, तभी वो आपके स्टीरियो आइसोमर्स कहला सकते हैं। देखो मैंने सिंपल पहले ब्रीफली सबकी डेफिनेशन दी है, क्योंकि ये जरूरी है कि हम डेफिनेशंस को थोड़ा पता कर लें, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में पता चल गया है, स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में पता चल गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए, तो यही रुक जाएंगे। फिर उसके बाद अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो थोड़ा आगे जाएंगे और उसके बाद इसको चेक करेंगे, इनकी डेफिनेशन मैं बताता चलूंगा साथ के साथ। तो चलिए देखिए, मैं सीधा ड्रॉ करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम ड्रॉ करने वाले हैं और क्वेश्चंस को कैसे मींस में आपको पिक करना है, कौन से क्वेश्चंस मींस के फॉर्मेट पर आते हैं, हम डायरेक्टली उसी को ही करने वाले हैं। वही पार्ट है, मींस का पेपर अभी नजदीक है तो उसी को ही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के क्वेश्चंस की बात करेंगे, कैसे कैसे टाइप्स के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, उन पर डील करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस को पिक करने वाला हूं, तो ध्यान से देखते रहिएगा। किस तरीके से मैं क्वेश्चंस को डील कर रहा हूं वो बहुत जरूरी है सीखने के लिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, उसको ले लेते हैं। फर्स्ट इज, आपको टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H10O। देखिए पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस में 2004 में आया था, शायद मुझे याद है, तो 2004 में 5 में ही आया था। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H10O। देखो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनने वाले हैं। ध्यान रखें, पहले थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप फंक्शन को डिसाइड करें, ठीक है। सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगा फंक्शन को, फिर उसके बाद में बनाऊंगा चेन को, ये पहला पार्ट फंक्शन, दूसरा चेन को, देन उस पर मैं पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करूंगा, क्लियर है। ये बहुत ही जरूरी है ये तरीका, मतलब फंक्शन को डिसाइड कर लो, फिर उसके बाद चेन को ड्रॉ करो, फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते जाओ, क्वेश्चन खत्म है इसमें, इससे कुछ नहीं हो सकता, बहुत ही आराम से क्वेश्चन हो जाता है, काउंटिंग टिप्स पर हो सकती है बहुत ही आराम से, क्लियर है। तो चलो चेक करें, जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ C4H10O, तो इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना दिखा है मुझे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मुझे लग रहा है इसमें कितना बेटा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज 0, मतलब कि इसमें कोई भी अनसैचुरेशन का पार्ट नहीं है। और एक ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन है तो इसका क्या क्या बन सकते हैं हमारे पास, एल्कोहल बन सकता है, मतलब कि ROH हो सकता है, और क्या होगा बेटा, ईथर हो सकता है, मतलब कि ROR' हो सकता है, बहुत ही सही सही है, ईथर हो सकता है। दो आपके पास एग्जांपल्स आ गए, अल्कोहल और ईथर। फंक्शनल आइसोमर्स मैंने इसको चेक कर लिया। अब मैं पहले बनाऊंगा क्या, फंक्शनल आइसोमर्स बनाऊंगा, यानी कि मैं अल्कोहल को ड्रॉ करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम अल्कोहल को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कॉलम थोड़ा सा अलग कर लेता हूं, पहले समझाने की पार्ट है, इसीलिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, मतलब जल्दी होता है तो थोड़ा बनाने के लिए वैसे करते हैं। देखिए एल्कोहल को करते हैं, तो एल्कोहल क्या है आपका, ROH है। R कितने कार्बन की चेन है बेटा आपके पास, C4H10 है, 4 कार्बन की चेन है। फंक्शन मेरा डिसाइड हो गया है, क्या है, OH होगा, मैंने फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर लिया है।
चेन के लिए, अब चेन कितने कार्बन की है? 4, तो 4 कार्बन की चेन के लिए मैं 4 कार्बन की चेन बना देता हूं, ये होगी, और इस भाई की एक और चेन होगी, ये 2 चेन बनेगी। क्लियर है? दोनों चेन बना चुका हूं। इसके बाद जो बनेगा वो होगा क्या आपका पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप। अब आपको पोजीशन डिसाइड करनी है। तो देखो अगर मैं बात करूं, अगर मैं OH को इस पोजीशन पर लगाता हूं, देखिए समझना पड़ेगा आपको, इस पोजीशन पर लगाते हैं तो ये पहली होगी ब्यूटेन मोनोल हो जाएगा, ये एक आइसोमर होगा। क्लियर है? तो यहां से एक आ गया। अगर मैं इस पोजीशन पर लगाता हूं तो यहां पर भी एक और अलग बनेगा, बिल्कुल है। तो देखो ये मेरे को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है, यहाँ सेकंड है, फिर से यहाँ फर्स्ट है, तो मतलब ये क्या करेंगे, ये रिपीट करने लग जाएंगे। ये रिपीट ऑफ ए, मतलब यहाँ रिपीट ऑफ सेकंड, यहाँ पे क्या होगा रिपीट ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट का रिपीटेशन हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। इसको मैं हटा लेता हूँ क्योंकि मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो रिपीटेशन की बताने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत इस पर नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, एल्कोहल यहाँ पर मेरे दो। अब इस पे चेक कर लेते हैं। देखो यहां पर लगाओगे, यहां पर लगाओगे या यहां पर लगाओगे, तीनों का कैसे आने वाला है? सेम। आप नंबर्स भी डाल सकते हो, 1 2, यहां लगाओ आप, यहां 1 आ रहा है, यहां पर लगाओगे आप, यहां पर क्या आएगा 1 आएगा, यहां पर क्या आएगा 1 आएगा, सेम ही। और यहां पर लगाओगे तो ये क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब यहां से कितने बने बेटा 2, यहां से कितने बने बेटा 2। बहुत ही सिंपल है। टोटल एल्कोहल कितने हैं 4। समझ में आया? पहले मैंने फंक्शन डिसाइड किया, फिर मैंने चेन बनाई, फिर मैंने पोजीशंस को डिसाइड कर लिया। बहुत ही सिंपल है, 4 बन गए। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ किए हैं, स्टीरियो की बात नहीं की मैंने इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं इस पर ईथर की। अब देखो ईथर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है आपका ROR'। ये बहुत ही सिंपल है, देखना यहां OH है, यहां क्या है OR है। तो क्या करो आप, एक साइड का फंक्शनल ग्रुप आप डिसाइड करते चले जाओ। मैंने पहले ही बोला फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर लेना चाहिए। देखते हैं, इसको लिखे OCH3, एक मैंने कार्बन ले लिया, तोड़ दिया उसमें से और दूसरी तरफ लगा दिया डैश की जगह, R' की जगह। तो अब मेरे पास कितने कार्बन की चेन बचेगी बेटा 3 कार्बन की चेन के लिए क्या चेन आइसोमर्स बनते हैं? नहीं। तो कितने बनते हैं? एक बनता है। तो मैं उस सिंपल चेन को तो बना सकता हूं, ये रहा। इस OCH3 को आप लगा लगा के चेक करो, तो इस पे बन सकता है, इस पर एक और बन सकता है। इसके टोटल कितने आने वाले हैं 2। पहला काम खत्म हो गया। दूसरा, चेन को तब तक ब्रेक करते रहिए जब तक कि नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड या तो सेम ना हो जाए या किसी में एक ज्यादा ना, मतलब यही हो सकता है। तो अब दूसरा पॉइंट बनेगा, दूसरा है C2H5, मतलब कि दूसरे टाइप का फंक्शनल ग्रुप बना कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो फंक्शनल ग्रुप फिर बन गया। अब नंबर ऑफ कार्बन चेन कितनी की है 2 की कार्बन चेन कैसे आएगा 1, और ये क्या आएगा 2 की कार्बन चेन आ गई। इसको लगा लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएंगे सेम, रिपीट होगा तो कितने बनेंगे 1। इससे कितने आया 1, यहाँ कितना आया टोटल 3। टोटल आइसोमर्स कितने बने बेटा आपके पास, इसके टोटल आइसोमर्स कितने आ गए आपके पास 4 + 3। टोटल आएगा कितना आंसर बेटा इसका 7। टोटल आइसोमर्स आर 7। यहां लिख देता हूं मैं आंसर इसका 7 है इसका आंसर। क्लियर है? टोटल आंसर इसके आपके पास 7 आ गए। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। पहले आपने चेन फंक्शन को डिसाइड किया है, पहले मैंने फंक्शन को डिसाइड किया है, फिर चेन, फिर मैंने पोजीशन को नहीं बनाया है कि किस तरीके से आप पोजीशंस को एडजस्ट कर सकते हैं। ये याद रखने की चीज है कि भाई एक यहाँ 2 यहाँ किस तरीके से बनता है, ये आपको थोड़ा सा इमेजिन कर लेना चाहिए कि ये ऐसे एक बनेगा दूसरा बनेगा, इस तरीके से क्वेश्चन किए जाने चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके बताता हूँ इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो यही हो गया ड्रॉ करना। दूसरा अगर मैं बात करूं कि आपको ये पूछा जाए कि आप टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताइए इसी के विच कैन रिएक्ट विथ सोडियम, विच कैन रिएक्ट विथ एनी मेटल। कितने ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एनी मेटल से काम कर लेंगे। तो देखो एनी मेटल से रिएक्शन वही देगा जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगी, है कि नहीं। अब एनी मेटल किस किस से रिएक्शन करेगा, अल्कोहल से, और अल्कोहल मेरे पास कितने हैं 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 4। क्लियर है? तो देखो यहां पर मेरे पास 2 क्वेश्चन बन गया। C4H10O एडवांस में आया था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये आ गया 4। लेकिन अभी भी एक चीज रह गई है कि हमने इसमें टोटल स्टीरियोआइसोमर्स काउंट नहीं किए। टोटल स्टीरियोआइसोमर्स काउंट करने के लिए देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है तो बेस्ट है कि आप कायरल सेंटर ढूंढें। कायरल सेंटर के अकॉर्डिंग आप स्टीरियोआइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्या यहाँ कायरल सेंटर बनेगा? नहीं। क्या यहाँ कायरल सेंटर बनेगा? हाँ, यहाँ कायरल सेंटर बनेगा। इसके टोटल आइसोमर्स यहीं पर मैं कितने ले लूं, एक और बनेगा, तो यही इसी को 1 + 1 इसको टोटल कर दें तो ये कितने आएगा भाई 3 आ जाएगा, बिल्कुल, या 3 आ गए। अगर मैं इसमें और बात करूं तो क्या यहाँ बनाऊंगा, तो देखो यहाँ बनाऊंगा, चीज हटा दो यहाँ से,
अगर मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा OH तो क्या ये कार्बन सेंटर बनेगा? नहीं, तो वहाँ CH3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ CH2 ऑलरेडी है। क्या अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये तीनों ही CH3 है, फिर भी OH है तो नहीं, ये दोनों तीनों सेम पोजीशन थी, तो इसके टोटल कितने हैं? अब मेरे पास टोटल आइसोमर्स कितने हो गए हैं? फिर भी अब 5 हो गए हैं। ये इंक्लूडिंग कर दिया मैंने क्या बेटा? स्टीरियो को इसमें। तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए आपको। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 5 हैं, अल्कोहल सिंपल स्ट्रक्चर्स के 4 हैं, एनी मेटल से 4, अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो बोलेगा तो 5, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो बोलेगा तो 4। तो इस तरीके से आपके टोटल 4 क्वेश्चंस पिक हो गए, एनी मेटल्स के थ्रू, सिंपल्स के थ्रू, अल्कोहल के थ्रू, ईथर के थ्रू। क्लियर है? ये पहला क्वेश्चन हो गया। लेट वी स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको दिया है C5H12O। अब मेरे को इसके स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाने हैं। मैंने दोबारा से अल्कोहल और ईथर वाला ही कांसेप्ट लिया है क्योंकि थोड़ा सा हमें पता चले कि कैसे और ड्रॉ कर रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा जल्दी करता हूं। इसको मुझे फिर से दिख रहा है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बेटा कितने हैं इसमें? 0। तो आपको क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा और क्या बनेगा? ईथर बनेगा। अल्कोहल को पहले थोड़ा साइड में लेके एडजस्ट कर लेते हैं। अल्कोहल आपका क्या है? ROH। कितने कार्बन की चेन है बेटा? 5 कार्बन की चेन के लिए टोटल चेन कितनी बनती है? 1 2 3 4 5। मैं इसमें इंक्लूडिंग भी पूछूंगा आपसे कि इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने बनेंगे। ध्यान रखें, ये स्टीरियो वाला पार्ट आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे मुझे कि इंक्लूडिंग स्टीरियोस के टोटल आइसोमर्स कितने बन रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? चेक करूंगा मैं कितने लोगों के कमेंट्स आते हैं। ओके, होमवर्क है। नेक्स्ट है इसमें 3 बनती है इसकी चेन। तीसरी कौन सी होती है हमारे पास? ये वाली तीसरी, सॉरी दिस वन इज थर्ड। थोड़ा सा स्पेस का फाइट हो गया यहाँ पे, चेक करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 और ये कार्बन। यहाँ थर्ड बना देता हूँ, तीसरा ये बना। क्लियर? ये आपके अल्कोहल ड्रॉ हो गया इसमें। तो अब देखो इसको सोचने के लिए बात था। 5 कार्बन की चेन है, पहले पर लगेगा, दूसरे पर है, तो पहले पर लगा देता हूँ। तो यहाँ से 1, यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ से 2 अल्कोहल हो जाएगा, यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ से 1 3 अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ से टोटल कितने बने बेटा? 3। अब इसको चेक करते हैं। देखना इससे पहले वाले पर कितने थे? ये सिंपल था। अभी थोड़ा सा चेन बढ़ गई, तो यहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ से 1, यहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ से 1, ये और ये क्या होंगे? सेम। क्लियर है? यहाँ पर लगाऊंगा, एक ही मान लेते, चलो यहाँ पर लगाऊंगा तो देखो अलग होगा। कैसे? जब यहाँ से आपने यहाँ पर लगाया तो ये क्या है? 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल है। जब आप यहाँ पर लगाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे और नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो ये क्या आएगा? 2 ब्यूटेनॉल 3 मिथाइल हो जाएगा। तो पोजीशन चेंज हो गई, मिथाइल की पोजीशन चेंज हो गई भाई। तो ये आपका एक आइसोमर है, तो ये भी मैंने अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन इससे पहले वाले में नहीं था। और यहाँ पर भी होगा क्योंकि उस टाइम पर वो 1 ब्यूटेनॉल हो जाएगा और 3 पर क्या होगा? मिथाइल हो जाएगा, तो ये भी अलग हो जाएगा। क्लियर है? तो टोटल यहाँ से कितने आए मेरे पास? 4। इस पर कितने आ जाएंगे भाई? यहाँ पर लगाओ, चाहे यहाँ पर लगाओ, चाहे यहाँ पर लगाओ, चाहे यहाँ पर लगाओ, इसमें तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि 4 ऑलरेडी वैलेंसी पूरी हो चुकी है। 4 में से किसी भी जगह पर लगाओ तो टोटल कितने आएंगे? 1। टोटल आया मेरे पास 8। अल्कोहल आ गया बेटा कितने हमारे पास? 8। क्लियर है? ईथर्स को ड्रॉ करते हैं। ROR' के लिए पहले फंक्शनल ग्रुप को डिसाइड करना है। फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करने के लिए होता है OCH3। पेस्टिस के एक एक करके तोड़ो। लोग बच्चे क्या करते हैं यार कि CH3 ना तोड़ के सीधा बस 5 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन उछाड़ दो, यहाँ उछाड़ दो, यहाँ उछाड़। ऐसे नहीं बनते, गड़बड़ हो जाती है, हर बार गड़बड़ हो जाती है। बहुत सारे बच्चों को पकड़ा है ऐसे। तो बेस्ट है कि आप फंक्शनल ग्रुप को डिसाइड करो, चेन बनाओ, पोजीशन पे काम करो। अब देखो फंक्शनल डिसाइड है, तुम्हें पता है ये एक कार्बन तो निपट गया, कितने बचेंगे? 4। तुम बताओ इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुमने 4 कार्बन के लिए कितने अल्कोहल बनाए थे? कितने बनाए थे? 2। सॉरी 2 के लिए 4 बने थे। ठीक है, तो इससे भी कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। फंक्शनल ग्रुप तो कुछ भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप तो एक जगह लगा दिया ना। तो आपको देख लेते हैं इसके लिए टोटल कितने कार्बन बचे हैं मेरे पास? 4 कार्बन बचे हैं। तो 4 कार्बन को आप क्या करिए? अलग से लिख लीजिए। ये रहे, ये 4 कार्बन की चेन बना गया आपके पास। ठीक है, 4 कार्बन की चेन के लिए अब इसको कहां लगा सकते हैं? यहां पर, यहां पर, यहां पर या फिर यहां पर बच्चों। सही है? इसके लिए टोटल कितने बनेंगे बेटा? 2 बन जाएंगे। इसके लिए टोटल कितने बन जाएंगे आपके पास? फिर से 2 बन जाएंगे। तो इसकी कितने आए? 4। क्या ये सारे ड्रॉ हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सारे ड्रॉ भी नहीं हुए। OCH3 वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन का मतलब सेम हुए? नहीं। तो पहले मुझे ये चीज ध्यान रखनी है कि इसको C2H5 के फॉर्म में भी ले जाना है। सही है?
अब 2 कार्बन इधर चले गए, तो अब कितने कार्बन की चेन होगी मेरे पास? 3 कार्बन की। 3 कार्बन की चेन के लिए ये बना दीजिए, 3 कार्बन की चेन के लिए लगाएंगे कहां? 1, तो यहां से कितने आए बेटा टोटल? 2। क्या अब बताओ 3 और 2 की हो गई क्या? अब मैं कार्बन इधर शिफ्ट करूंगा तो यहाँ कितने की होगी? 3, और फिर यहाँ कितने की बचेगी? 2, तो वो सेम हो जाएगा। तो अब मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट हो चुका है। ये टोटल आंसर आया कितना बेटा? 6। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास? 14। ध्यान रखें, इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये चीज तो याद हो गई कि फंक्शनल ग्रुप अगर एक जैसा है तो कार्बन पर कितनी जगह पोजीशंस डिसाइड होनी है। ये बहुत ही सही तरीका है कि आप कैसे पोजीशंस को डिसाइड करते हैं। क्लियर है? ध्यान रखें, थोड़ी नॉइसेस हैं तो वो उसको मैं एलिमिनेट कर पाऊंगा, कोई बात नहीं। चलिए आप बाकी आगे की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेंजीनोइड स्ट्रक्चर ऑफ C7H8O। इसके आपको C7H8O को क्या बनाते हैं? आपके बेंजीनोइड स्ट्रक्चर बनाने हैं। देखो बेंजीनोइड स्ट्रक्चर के लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए बेटा? एटलीस्ट 4 होना चाहिए। तो आप चेक कर लो पहले इसमें कि ऑक्सीजन को हटाने के बाद कितने कार्बन, ऑक्सीजन को हटाने के बाद क्या बचेगा मेरे पास? C7H8 बचेगा। सैचुरेट करने के लिए क्या होगा? C7H कितना चाहिए होगा? 14 16 चाहिए होगा। डिफरेंस देखो कितने का है बेटा? 4 टाइम्स ऑफ H2 की रिक्वायरमेंट है। यही आपका क्या कहलाएगा? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहलाएगा। क्लियर है? 4 है, 4 की रिक्वायरमेंट है, सारा बेंजीन में चला जाएगा। अब इसके ड्रॉ करते हैं। देखो ऑक्सीजन है तो अल्कोहल, और फिर मेरे दिमाग में क्या आएगा? ईथर आएगा, और एक कार्बन ज्यादा है तो बेंजीन के लिए सबसे पहले आपके 6 कार्बन तो बेंजीन में निपट जाएंगे भाई। उसके बाद बचेगा कितना? 1 कार्बन। तो 1 कार्बन को आप क्या करो? यहां लगा दो। मैं CH3 के फॉर्म में लगा देता हूं फिर भी। और उसके बाद आप चेक करते हैं अल्कोहल। तो देखो अल्कोहल चेक कर रहा हूं फिर से मैं इसी पे। अल्कोहल के लिए OH को आप या तो यहां लगा सकते हैं, एक हाइड्रोजन ऑब्वियसली बात है हटाएंगे आप यहां से, या तो यहां लगा सकते हैं या यहां। ये होगी कौन सी पोजीशन? और तो ये कौन सी होगी बेटा? मेटा। और ये लास्ट कौन सी हो जाएगी यहां पर? आपकी पैरा पोजीशन हो जाएगी। टोटल कितने बने यहां से? 4। एल्कोहल हमारे पास कितने आ गए? 4। अब बात करें ईथर्स की। ईथर्स के लिए क्या होगा बेटा आपके पास? अब देखो ईथर बनाने के लिए आपको ये बेंजीन एक तो बनेगी, तो ऑक्सीजन क्या करो? इसी से लगा दो क्या, और ये बन जाएगा आपका यहाँ पर एक और CH2, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप ROR' होना चाहिए। क्लियर है? इसमें टोटल कितने बनेंगे बेटा? इसका भी कितना बना? 1, और टोटल कितना है हमारे पास? 5। क्लियर है? ध्यान रखना बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, इन तीनों को बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर CH2OH वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं लेते। ये बहुत ही बेसिक सी गड़बड़ी है जो कभी कभार हो जाती है, तो इसको अवॉइड करनी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रॉ रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ C4H6। देखो बच्चों ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि ये आपका मेंस 2020 के लिए बहुत ही अच्छा है। इंटीजर्स के लिए मैं तो ये कहूँ 2020 के लिए इंटीजर्स बनाने के लिए क्वेश्चन काफी ही अच्छा है। एडवांस में आ चुका है ऑलरेडी, तब भी इंटीजर में ही आया था और अब भी इंटीजर के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। C4H6 के आपको रिंग चेन आइसोमर्स बनाने हैं, तो टोटल आप ड्रॉ करके लिखिए कितने बन सकते हैं यहाँ पे। एक बार आप ट्राई खुद से भी करें, ध्यान रखें अपने आप भी ट्राई करना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको इसको। C4H6 है तो आपको पता है इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए C4H10 होना चाहिए, तो 2H2 आएगा, मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बेटा मेरे पास? यहाँ पर 2 आ रहा है। अब देखो 2 आ रहा है और रिंग चेन बनानी है आपके पास, तो 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के लिए एक रिंग हो सकती है प्लस एक पाई बॉन्ड हो सकता है। यही तो आपके पास कंडीशन है। रिंग तो होनी जरूरी है यार, रिंग चेन बनाना है तो रिंग तो होना जरूरी है, क्योंकि एक पाई से एक रिंग क्रिएट होती है। तो एक रिंग होगी, एक पाई होगा, एक पाई ठीक है। और ये भी हो सकता है कि एक रिंग हो और इस रिंग वाले को भी क्या करो? पाई में कन्वर्ट कर दो, मतलब एक और रिंग हो इसके साथ साथ, तो ये इसका क्या हो जाएगा? 2 रिंग हो जाए, मतलब 2 रिंग किस तरीके से हो जाएंगी? बाइसाइक्लो कंपाउंड बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बाइसाइक्लो कंपाउंड बन जाए इसके लिए। ठीक है, ये बनाएंगे। अब बनाते हैं रिंग और पाई वाला केस। तो देखो रिंग और पाई वाला केस के लिए पहला एग्जांपल देखें तो मेरे पास क्या आएगा? पहले 4 मेंबर की चेन बना दूंगा मैं सीधा, 4 मेंबर की चेन बनाऊंगा, और ये सबसे बड़े से स्टार्ट करता हूं मैं हमेशा। 4 मेंबर की चेन बनाया, बना दिया। अब मैं 3 मेंबर की रिंग बना दूंगा और एक क्या करूंगा? इस पर ब्रांच लगा दूंगा। ऐसे मैं डबल बॉन्ड नहीं लगाता पहले, मैं पहले चेक कर लेता हूं कि ब्रांच लगा दी है। अब मैं डबल बॉन्ड की पोजीशंस को चेक करूंगा यहाँ पर। तो देखो डबल बॉन्ड मेरा यहां लग सकता है, तो एक ये पोजीशन है। दूसरा क्या डबल बॉन्ड में यहां लगा दूं? डबल बॉन्ड यहां लगाऊंगा तो क्या ये सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है, तो डबल बॉन्ड यहां नहीं लग सकता।
डबल बॉन्ड क्या मैं यहाँ लगा सकता हूँ? हाँ, ये तीसरी जगह है जहां डबल बॉन्ड हम लगा सकते हैं, ये तीसरी हो गई। अब देखें डबल बॉन्ड क्या हमने यहाँ क्यों नहीं लगाया? यहाँ भी तो लगा सकते थे। तो एक और केस ये भी हो सकता है कि आपका डबल बॉन्ड ये हो जाए, इसमें से कोई भी मिस नहीं करना। देखो 3 वाली चेन मैंने बिल्कुल अलग बना रखी है, इसीलिए बिल्कुल शिफ्ट करा। ये सारे केसेस हो गए, 3 मेंबर से छोटी तो कोई चेन होती नहीं है, तो ये सारे केसेस हो गए आपके। नेक्स्ट है आपके पास ये 2 रिंग बने, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड बने। अब देखो 4 कार्बन की चेन के लिए बाइसाइक्लो कंपाउंड कैसे बनेगा आपका? वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ये है, और बीच में आपका एक और ब्रिज, मतलब ये वाला कंपाउंड। ये कंपाउंड बहुत ही जरूरी है। 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है और ये बाइसाइक्लो कंपाउंड आपका बन चुका है। ठीक है, ये एल्कीन है, साइक्लोएल्कीन साइक्लोएल्कीन साइक्लोएल्कीन, और ये आपका है बाइसाइक्लो कंपाउंड। तो इसमें भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है? 2 है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C4H6 है, वो भी जस्टिफाई कर रहा है, मतलब ये इसका आइसोमर है। ध्यान रखें, बाइसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग सिलेबस में नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाइसाइक्लो कंपाउंड यूज नहीं करते, तो वो इसका एग्जांपल यूज किया हुआ है। तो टोटल आइसोमर्स इसके कितने बने बेटा? आपके टोटल बने हमारे पास 5। क्लियर है? मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसका आंसर्स डायरेक्टली याद भी रखें। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली कर पाए, बाकी आप ड्रॉ तो कर ही सकते हैं, उसको ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ड्रॉ टोटल आइसोमर्स ऑफ C2HClBrI। ये आपको दे रखा है, आपको टोटल आइसोमर्स इसके ड्रॉ करने हैं। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं FClBrI को हटा के H लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पहले निकाले हैं, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा? 1। क्लियर है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमारे पास कितना होगा? 1 है हमारे पास। तो इसमें एल्कीन बनेगा, मुझे पता ही है, कार्बन 2 ही है तो एल्कीन ही बना सकते हैं, तो वो ड्रॉ करते हैं। चलिए टोटल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, तो मुझे इसमें ज्योमेट्रिकल भी काउंट करने हैं, इसका मतलब ऑप्टिकल भी काउंट करने हैं। तो नेक्स्ट देखें, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब इसके पास चारों वैलेंसीज क्या है बेटा? फ्री है। ठीक है, इन पर आपको ग्रुप्स लगाने हैं। जैसे कि मैं यहां पर पहले लगाना स्टार्ट करता हूं, मैं यहां पर F लगा देता हूं, यहां Cl, यहां Br और यहां I। तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशंस क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होना चाहिए, प्लस जो ग्रुप्स हैं ये दोनों सेम नहीं हो या ये दोनों सेम नहीं हो, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। तो इसके टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे? इसके टोटल आइसोमर्स बनेंगे 2। देखो कौन से? F को आप फिक्स रखिए, Br और I को चेंज कर दीजिए। तो Br और I को चेंज करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। F यहां होगा, Cl यहां होगा, I ऊपर आ जाएगा और यहां पर क्या आएगा बेटा? Br आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये हमने इस तरीके से चेक कर लिया। दूसरा आप चेक करें, F के साथ क्या लगाया था हमने? Cl लगाया था, तो इसके 2 बन चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं इसे काउंट कर लेता हूं। अब F के साथ क्या लगा दीजिए आप बेटा? अब F को फिक्स रखिए, ध्यान रखें, इसके साथ आप Br लगा दीजिए और सामने क्या आएगा? इसके Cl आ जाएगा, यहाँ I आ जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में दोनों बना दीजिए फिर से। यहाँ पर क्या होगा? F, यहाँ पर क्या होगा बेटा? Br दे रखा है, और यहाँ पर सामने क्या होगा? I, और यहाँ पर क्या होगा? Cl हो जाएगा। सॉरी, ठीक है ना? यहाँ पर देखो तो आपकी एरियल डिस्टेंस भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की तरह काम करेंगे। ध्यान रखना, एरियल डिस्टेंस से भी हम चेक कर सकते हैं, तो वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि एरियल डिस्टेंस से किस तरीके से हम चेक कर रहे हैं। क्लियर है? थर्ड इसका किस तरीके से बन जाएगा? थर्ड में आप यहाँ पर लगाने के लिए क्या रहेगा बेटा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर आएगा F, यहाँ पर आएगा I। अब फ्लोरीन के साथ क्या लगाया हमने? आयोडीन को लगाया है। अब सामने क्या लगा सकते हैं आप? Cl, और यहाँ क्या लगाया है बेटा? Br। इसका फिर से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या बनेगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ आएगा फ्लोरीन, यहाँ पर क्या आएगा बेटा? आयोडीन। फिर से यहाँ क्या बन जाएगा? Cl और यहाँ पर Br। देखिए सॉरी गड़बड़ी हो गई थोड़ी सी, यहाँ पर Br और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? Cl। यानी कि टोटल आइसोमर्स इसके कितने आ रहे बेटा? हमारे पास 6 आ रहे। देखिए ये हमने ड्रॉ करके निकाल दिया। थोड़ा सा बार बार मेहनत ना करके भी कुछ चीजें हम डायरेक्टली सोच सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है, ये तो घूमेगा नहीं ऐसे, बस घुमाना ही। बाकी F के सामने मैंने फिक्स किया हुआ है, बाकी पोजीशंस को चेंज किया। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप PNC भी यूज कर सकते हैं। एक पोजीशन को फिक्स कर दो, एक पोजीशन को फिक्स कर दो और बाकी के 3 को घुमाना है आपको। तो मैं एक तरीके से ये सोचूं कि अगर मुझे 4 है, 4 कॉम्बिनेशन है और उसमें से 2 को उठाना है, मतलब 2 की पोजीशंस को लगाना है हर बार 2 की पोजीशन को यूज करना है, तो एक 4C2, एक तो ऐसे ही यूज करते हैं। ये मुझे बहुत ज्यादा चलता नहीं है, मैं और भी तरीके से सोचता हूँ। 4C2 समझ लेना, 4 में से 2 चीजों को उठाया, 2 को ग्रुप लगाया, फिर वो चेंज हो गया, 2 को ग्रुप लगाया, इसी तरीके से चेंज होगा। 4 में से 2 को, और वो पॉसिबल अरेंजमेंट भी अपने आप ही दे रहे हैं।
4c2, तो इसका आंसर भी कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा, मुझे पता है 4 फैक्टोरियल यानी 4 and 2 3 बाय 2 करके आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो दूसरा तरीका क्या होता है, आपने अगर फ्लोरीन को एक जगह लगाया है, एक ही एग्जांपल में समझना, फ्लोरीन को एक जगह लगाया है, तो मैं एक अलग से यहां पर लिख देता हूं। अगर आपने फ्लोरीन को एक जगह लगाया है तो आप सामने लगाओ, एक बार लगाओ Cl, एक बार लगाओ Br, एक बार लगाओ I, हर बार दो बनेंगे। इस Cl लगाओगे तब सिमेट्रिकल आइसोमर्स, Br लगाओगे तब सिमेट्रिकल आइसोमर्स, I लगाओगे तो सिमेट्रिकल। टोटल कितने हैं इससे, तो देखो ड्रॉ करने की जरूरत बार बार नहीं है, आप डायरेक्टली भी इसको इस तरीके से सोच सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से सोचना चाहिए, ऐसी अप्रोचेस आनी चाहिए जिससे कि क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाए। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं इसमें क्या कर रहा हूं कि क्वेश्चंस के बीच का टाइम को हटा देता हूं, तो वो मैं आपको जरूरत नहीं है, इसलिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज्यादा कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टोटल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो अब हमें मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाने हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन के, मतलब आइसोमर्स का ही एक पार्ट है, बट इसमें रिएक्शन को भी यूज करते हैं। आजकल ट्रेंड है इस तरीके के क्वेश्चंस का, मतलब मेंस में और एडवांस में भी खासकर ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। ये ऑलरेडी एडवांस में 3 बार आ चुका है, मतलब 1997 में, 2002 में, 2007 में काफी बार ये पिक कर चुके हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चंस को फॉर्मेट बताऊंगा कि कौन से इसमें बनते हैं। तो चलो करते हैं इसको। 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन बेटा आपका क्या होता है, यहां पर ये CH3, यहां CH, ये CH3, ये आइसोपेंटेन का पार्ट हो गया। 2 मिथाइल ब्यूटेन ये है, क्लोरीनेशन कराया है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में आपसे सीधा आइसोमर्स पूछे। देखो अभी हमने C5H12O के अल्कोहल के इसी टाइप से OH लगाया था, ये एग्जैक्टली वही टाइप है, उसमें हमने सारे चेन ड्रॉ की थी। चेन यहां ऑलरेडी फिक्स करके दे दी गई है मुझे, और उस पर क्लोरीनेशन करा के सिर्फ आइसोमर्स पूछे, टोटल पूछे हैं, इसीलिए मुझे स्ट्रक्चर के साथ साथ स्टीरियो भी बनाने पड़ेंगे। स्टीरियो बनाए नहीं जाते हैं, स्ट्रक्चर पर ही स्टीरियोस को काउंट किया जाता है हर बार, तो वो चेक कर लेते हैं। देखो क्लोरीन कहां कहां लगेगा, क्लोरीन यहां से यहां लगेगा, वहां पर भी हमने इसी तरीके से किया था, एक Cl, यहां पर ये CH, मोनोक्लोरिनेटेड है, मतलब कि क्लोरीनेशन एक ही बार होगा। ये प्लस दूसरी पॉइंट पर भी Cl लगा सकते हैं यार, जब दूसरे कार्बन पर आपको Cl लगाना पड़ेगा तो ये होगा CH3। हर कार्बन पर से एक हाइड्रोजन हटाना है जिस पर हाइड्रोजन है, और उस पर आपको Cl लगा के चेक करना होगा कि बन रहा है कि नहीं। एक ये CH2, ये CH3, तो तीसरा बनेगा आपका वो कैसा बनेगा, ये CH3, यहाँ CH, ये CH3, इस पर CH और ये Cl, ये CH3। ध्यान है ना, मैंने यहां पर भी बताया था अल्कोहल के केस के लिए लास्ट पहले कि हर एक पोजीशन पर अल्कोहल बन जाता है। देखो टोटल 4 बनाए थे, और वहां पर भी यहां पर भी हमने टोटल 4 स्ट्रक्चर आइसोमर्स ड्रॉ कर लिए। देखो मेरी बात को ढंग से समझना, स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाते हैं, स्टीरियो उन्हीं के ऊपर चेक की जाती है कैसे स्टीरियो हो रही है, हमेशा ही यही होता ही है। ऐसा नहीं है कि स्टीरियो के लिए डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बट वो फॉर्मूला आपको स्ट्रक्चर देना चाहिए, तभी आप फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो ये चीज है, मैंने स्ट्रक्चर्स बना ली है, अब मुझे फॉर्मूला जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही कायरल सेंटर बनेगा 2 के लिए भी, तो तब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। पहले वाले के लिए चेक करें, अगर क्लोरीन यहां लगा है तो क्या ये कायरल सेंटर है, नहीं, तो क्या ये कायरल सेंटर है, हाँ ये मेरा कायरल सेंटर है, तो यहाँ टोटल कितने बनेंगे बेटा, 2 बनेंगे, दैट विल बी R, और S कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी इस कार्बन का। क्लियर है, मतलब एनएचओ एक पेयर बनेगा। इसके लिए चेक करें, इसके लिए क्लोरीन लगा है, इस कार्बन पर CH3, बाकी कोई कायरल कार्बन नहीं हो रहा है, तो इससे टोटल मिलेंगे मेरे पास 1। इसके लिए चेक कर लेते हैं, क्या ये कायरल कार्बन है बेटा, नहीं। क्या ये कायरल कार्बन हुआ है मेरा, हाँ। इसके कायरल कार्बन की वजह से कितने आएंगे मेरे पास, फिर से 2 आएंगे, जो कि R और S कॉन्फ़िगरेशन में बनेगा एनीशोमर्स में। क्लियर है, क्या ये कायरल कार्बन है, नहीं। क्या ये कायरल कार्बन है, नहीं, तो यहां से भी टोटल कितने आएंगे 1। तो ये अब देखिए सबसे बेस्ट बात कि टोटल आइसोमर्स कितने हैं मेरे पास, टोटल आइसोमर्स कितने हैं इसके मेरे पास 6, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट 6 है। अब मेरी बात को ढंग से समझिएगा कि कौन से क्वेश्चंस इस पे पिक होते हैं, हर बार आ जाते हैं, कहीं ना कहीं मेंस को घुमा फिरा के ले लेते हैं। देखना 6 बन गए, 6 में 2 1 2 1, ठीक है। अब 97 में तो ये है, 2002 की बात करें तो उन्होंने पूछा कि भैया टोटल नंबर ऑफ कायरल प्रोडक्ट कितने हैं इसमें। कायरल का मतलब वो हुआ कि जो आपके ऑप्टिकल रोटेशन शो करेंगे, मतलब कि एनेंशियोमर्स के फॉर्म में। तो देखो कितनी है मेरे पास, 2 और 2। क्या ये कायरल है, नहीं।
क्या ये कायरल है? नहीं। तो टोटल कायरल प्रोडक्ट्स कितने हैं मेरे पास? टोटल कायरल प्रोडक्ट्स की बात करूं मैं यार, कायरल प्रोडक्ट्स आर कितना है मेरे पास? 4। ये बहुत जरूरी है भाई। तो लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए कि टोटल कायरल प्रोडक्ट पूछ रहा है, टोटल प्रोडक्ट पूछ रहा है, एनेंटियोमेरिक पेयर पूछ रहा है, एनेंटियोमेरिक पेयर, एनेंटियोमेरिक पेयर्स आर 2, रेसिनिक मिक्सचर्स आर 2। ये तो सिंपल है। और क्वेश्चंस देखिए, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक प्रॉपर्टीज और बताता हूं, पहले पूछ लेता हूं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं। अगर मैं इन 6 कंपाउंड्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पास कराता हूं तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट ऑप्टेन कितने होंगे? दोबारा से बोल देता हूं, इफ these compounds are passed through a fractional distillation, हमने इनको 6 को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पास करा दिया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है टेम्परेचर का थोड़ा सा डिफरेंस है, उससे कंपाउंड्स बाहर आते हैं। तो कौन सा कितने कंपाउंड्स हमारे पास बाहर आएंगे आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? एफडी को तोड़ेंगे, हाउ मेनी कंपाउंड्स, कितने कंपाउंड्स बाहर आने वाले हैं? तो चेक कर लेते हैं। देखो, अब देखो, एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, एनेंटियोमर्स की सारी प्रॉपर्टी सेम होती हैं सिवाय ऑप्टिकल रोटेशन के। दैट मींस इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? सेम। दे आर नॉट एनेंटियोमर्स, दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स या फिर दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होंगे। तो ये अलग है, लेकिन इन दोनों आरएस में क्या होंगे? सेम होंगे। अब 2 की जगह वो दोनों एक साथ ही निकल आएंगे, तो टोटल डिफरेंट कंपाउंड्स मुझे कितने मिलेंगे? एनेंटियोमेरिक पेयर इज काउंटेड एज 1। तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, इसका भी एक हो गया, इसका भी एक हो गया। टोटल कितने हैं मेरे पास भाई? 4 कंपाउंड्स हैं। ये बहुत सही है। एनेंटियोमर्स इज काउंटेड एज 1। जो एनेंटियोमेरिक पेयर हैं उनको एक काउंट करेंगे, पेयर में काउंट बाकी नहीं लेंगे, दोनों कंपाउंड्स बाहर लेंगे। ध्यान रखें, एनेंटियोमेरिक पेयर काउंट किया है, आप डायस्टीरियोमर्स को काउंट करके मत बैठ जाना, इसमें कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। क्लियर है? ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड्स हो गए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से टोटल कंपाउंड्स कितने आएंगे बेटा? 4। ये चीजें देखो कितने सारे क्वेश्चंस को बता रही है अपने आप ही कि ये कैसे कर रहा है। ध्यान रखें, इसी भाई मैंने आपको कुछ कायरल सेंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से आपको चेक कर रहे हैं, कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा मेटामर्स के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि मेटामर्स किस तरीके से काम करते हैं, वो भी हम बात कर लेते हैं, जिससे कि हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पार्ट भी कंप्लीट थोड़ा हो जाएगा और थोड़ा हम स्टीरियो के बारे में भी जानेंगे। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं मेटामर्स की। मेटामर्स जनरली आपको पूछेगा तो सिर्फ रिलेशन के लिए पूछेगा कि क्या रिलेशन होता है, मतलब मेटामर्स है या फिर कोई और ग्रुप है। तो देखिए, मेटामर्स के लिए बेटा क्या होना चाहिए, मैंने बताया आपको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होगा ही, उसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बट डिफर इन नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन बोथ साइड, ऑन बाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब बाइवेलेंट ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं वो चेक करें। देखो, जैसे कि ये बेचारा ऑक्सीजन, इसकी यहां पर आर लगता है यहां, तो ये कैसा कहलाएगा? बाइवेलेंट, मतलब कि 2 से जुड़ा हुआ है। ब्रिज फंक्शनल ग्रुप बोलो यार, सीधा सीधा तुम तो, ब्रिज फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? ब्रिज फंक्शनल ग्रुप होगा जिससे क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ जा रहे होंगे, तो वो आपका बाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट की तरीके से काम करेगा। जैसे ये इथर हो गया, एस्टर हो गया आपका, ये आपका कैसा कहलाएगा? ब्रिज फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो एल्काइल ग्रुप्स है ना, इन दोनों का नेचर चेंज हो जाना चाहिए, दे आर कॉल्ड मेटामर्स। क्लियर? नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप इज चेंज ऑन बोथ साइड, दे आर कॉल्ड मेटामर्स। चलिए इसको चेक कर लेते हैं कैसे मेटामर्स के लिए। इसका एग्जांपल जैसे कि बात करें, जैसे ये दे रखा है आपको CH3 CH2, यहां ऑक्सीजन CH2 और ये CH3। दूसरा एग्जांपल दे रखा है CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन और ये CH3, दे बोथ आर मेटामर्स टू ईच अदर। देखिए, यहां पर नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या है? इथेन है, यहां पर क्या है? इथेन है, यहां पर क्या है? मीथेन है, और यहां क्या है? प्रोपेन है। मतलब दोनों तरफ चेंज हो गया, ऐसा नहीं एक ही तरफ चेंज होना चाहिए, दोनों तरफ चेंज होना चाहिए, देन दे आर कॉल्ड मेटामर्स। क्लियर? एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं इस पे, किस तरीके से आप मेटामर्स को चेक करें, थोड़ा सा ध्यान लगाएं कि मेटामर्स हैं कि नहीं, कैसे हैं, या कौन से फंक्शनल
मतलब या कौन से टाइप के आइसोमर्स ये शो कर रहे हैं कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। हाँ भाई, तो देखो इस तरफ क्या लगा हुआ है, ये क्या होंगे, दे आर मेटामर्स, है ना। नहीं, ये मेटामर्स नहीं, इनको चेक कर लेते हैं। यहां पर क्या लगा हुआ है, CH3, यहां पर क्या लगा हुआ है, H। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, दिस इज एस्टर, क्लियर है। यहां पर क्या लगा हुआ है, H, और यहां पर क्या लगा हुआ है, CH3। आपका मतलब है कि भाई दोनों तरफ तो नेचर चेंज हो गया, पर ये अल्काइल नहीं, ठीक है यार, ये अल्काइल नहीं है, पर ये भी तो सोचो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो चुका है, इसमें चेंज हो चुका है, तो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर, क्लियर है बेटा। दे आर नॉट मेटामर्स। इनका ऑर्डर होता है किस तरीके से, रिंग सिटी मतलब कि रिंग चेन सबसे पहले प्रेफर करते हैं, फिर उसके बाद टॉटोमर्स को प्रेफर करते हैं, रिंग सिटी, फिर FM बजाते हैं, मतलब कि पहले फंक्शनल आइसोमर्स इज डोमिनेटिंग ओवर मेटामर्स, और फिर CP मतलब कि चेन और पोजीशन, उसके बाद हम पोजीशन को डोमिनेट कर लेते हैं, क्लियर है। मैं दोबारा से बोल देता हूं, इसमें रिंग सिटी टॉप FM नियर CP, मतलब CP FM रिंग सिटी, ये इस तरीके से काम करेगा, क्लियर। तो ये रिंग सिटी टॉप FM नियर CP, ये आपका ऑर्डर है, इसी के ऑर्डर में लगाना चाहिए। ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला था चेन हो गई तो पोजीशन नहीं हो सकती, इसीलिए वहां पर प्रेफरेंस ऑर्डर था। अगर दो ऑप्शन सही लग रहे हैं, मेटामर्स और पोजीशन दोनों सही लग रहे हैं, तो आप मेटामर्स को प्रेफर करेंगे। अगर एक ही सही है तो, मल्टीपल है तो पोजीशन भी लगा सकते हैं। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे मिल जाते हैं कभी कभी जिसमें दोनों हो सकती हैं, क्लियर है। चलिए कुछ बातें और बताते हैं। जैसे कि इसकी बात करें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये CH3, ये पहला एग्जांपल है। इसी में भी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये बेटा CH3। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी ब्रिज फंक्शनल ग्रुप है आपका कीटोन, इससे दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये इधर और इधर, इधर और इधर, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया है। अगर आप चेक करें तो यहां पर कीटोन सेकंड पोजीशन पर है और यहां पर कीटोन थर्ड पोजीशन पर है, तो इसका मतलब इन दोनों में कौन सी टाइप की आइसोमेरिज्म हुई है, पोजीशन आइसोमेरिज्म हुई है और मेटामेरिज्म हुई है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं मेटामेरिज्म को प्रेफर करूंगा, ध्यान रखें, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, क्लियर है। यही है आज का अन्य टॉपिक्स, हमने किस तरीके से मेटामर्स को ड्रॉ किया है, किस तरीके से आप कंपाउंड्स को ड्रॉ करना चाहिए, ध्यान रखें इसी तरीके से ही आपको ड्रॉ करना है। कुछ क्वेश्चंस को और मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, तब तक आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप दे रखा है उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस की PDF को नहीं अपलोड करने वाला हूं, उन क्वेश्चंस को करिएगा। प्लस मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूं, और मैंने आपको वहां पर एक होमवर्क दिया था कि कितने टोटल आइसोमर्स बनेंगे, वो तो एक पार्ट और हो गया। प्लस उसके साथ साथ एक और होमवर्क है कि मोनो डेरिवेटिव्स आपको बनाने हैं, ये होमवर्क का पार्ट होगा। आप इसका आंसर्स कमेंट में लिख सकते हैं, टोटल मोनो क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ दिस, टोटल Cl2 और सनलाइट यहां पे लगाइए, टोटल मोनो क्लोरो डेरिवेटिव्स। ध्यान रखें इस चीज का आंसर आप जितना जल्दी कमेंट करेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा, और सही आंसर बिल्कुल दें। मैं देखूंगा कि किस तरीके से बच्चों ने अप्रोच किया है। बाकी टेलीग्राम लिंक पर हम मिलेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारे ही वीडियोस आपको यहीं अपलोड करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिसको नीड है उसको बताएं। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं बच्चों, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप टेलीग्राम चैनल पर, आप जो लिंक दे रखा है उस पर आके पूछ सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। वहां पर
हम उस वहीं पर इन सबको डिस्कस भी कर सकते हैं और आप उससे पूछ सकते हैं। ध्यान रखें, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं इसके आगे कंटिन्यू करने वाला हूं, स्टीरियो एसएमएस के कुछ और अच्छे एग्जांपल्स को उठाऊंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।